अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह लगता है कि जैसे एक नए रुख की तरफ जा रही है। इसके जो नाक़दीन है वो ये कह रहे हैं कि शायद एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही है, लेकिन पार्टी के अंदर जो इस वक्त लीडरशिप मौजूद है उनका ये कहना है कि नहीं, अब हम दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहे हैं। इसी नई सिमत में जाते जाते एक बड़े अहम रहनुमा जिन्हें अब साइडलाइन कर दिया गया या पार्टी से निकाल दिया गया, वो है शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब वही शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बुलंद किया जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, जब दीगर लोगों को जलसा नहीं करने दिया जाता था या वो जलसा नहीं कर पाते थे। शेर अफजल मरवत साहब ने उस वक्त पार्टी का झंडा थामे रखा और मुख्तलिफ जलसे भी किए और बड़े सक्सेसफुल जलसे किए। बल्कि ये भी कहा जाने लगा कि पार्टी का नया चेहरा जो है वो शेर अफजल मरवत साहब हैं। लेकिन करते करते अब जब 8 फरवरी के इलेक्शन को भी 1 साल मुकम्मल हो चुका है, सूरत हाल यह है कि शेर अफजल मरवत साहब को ही पार्टी से निकाल दिया गया है। शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी की मौजूदा लीडरशिप के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्जामात अभी भी लगाए हैं और माजी में भी लगाते रहे हैं। आखिर इन इल्जामात के कोई सबूत भी उनके पास मौजूद हैं या नहीं, और क्या शेर अफजल मरवत साहब अब अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कुछ नए फैसले करने जा रहे हैं या नहीं, मजीद इस पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे आज आपको एक सीनियर सियासतदान के तौर पे इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में और बिलखसूस PTI की जो सियासी कल्चर है उसमें ये मरतूब हवाएं जो हैं वो खान की गिरफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगी है। और मैं ये तीसरी दफ़ा निकाला गया हूँ। वो पहले 2 दफ़ा जो निकाला गया था उसका कोई हशर सामने रख लें या कोई वजूहात सामने रख लें तो इसका भी तो हशर वही होगा, क्योंकि कोई वजह नहीं है। बस कुसर पुसर और लघु पे बुनियाद बातें खान के कान में डाल के जल्दी से फैसले कराते हैं। न कोई सुनवाई है, न सुना है, न कोई इंक्वायरी है, न कोई जानकारी है। इस तरह तो नहीं होता है। असूल में जो जमहूरियत के असूल हैं, पार्टी के अंदर जो रहनुमा असूल हैं, तो जो इन्होंने करना था बदनीयती पर, और ये इन लोगों के साथ जो मेरी लड़ाई है वो 8 फरवरी के बाद शुरू हुई। अच्छा, मैंने मैंने क़ियादत पे इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि मैंने हमेशा एक कब्ज़ा ग्रुप के साथ लड़ाई लड़ी है। अच्छा, कब्ज़ा ग्रुप की खुशकिस्मती कह लें कि मैं कुल के उनके नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इससे खान को दुख पहुँचेगा। अलबत्ता खान को बता चुका हूँ और पार्टी के हर रहनुमा को पता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। अगर वर्कर को इन वजूहात का इल्म हो गया कि पार्टी के अंदर जो है ऐसी कब्ज़े की लड़ाई छिड़ चुकी है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि वर्कर जो हैं इनको कभी माफ़ कर सकेंगे। तो मरवत साहब, ये जो कब्जा ग्रुप जिसे आप कह रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल में आप अली अमीन गंडापुर साहब को तो तस्वुर नहीं करते, वो तो मेरे ख्याल में आपकी तरफ ही है। मेरा ख्याल है कि अली अमीन खान गंडापुर खुद भी शायद इसका शिकार हो चुके हैं। अच्छा, ये खुद भी इसका शिकार, यानी कि आपका कहने का मकसद है उनसे अभी अभी जो ओहदा लिया गया वो इसी वजह से लिया गया। ये जो अली अमीन खान से ओहदा लिया गया सदारत का, हो सकता है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमने बुरे वक्तों में इकट्ठे काम किया, लेकिन जिसको दिया गया वो भी मेरा बहुत ही करीबी दोस्त हैं और हमने उनके साथ भी बड़ा ये सऊबतें इकट्ठे झेली और उसने भी काफ़ी तकलीफ झेली। लेकिन जिस अंदाज में ये मामलात पेश किए जा रहे हैं इस तरह नहीं हो रहे हैं। सियासत में जो है आवाम को और मीडिया को और वर्कर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें होती है। लोग ये समझते हैं ये दानिशमंदी है, मेरे बारे में कहते हैं बेवकूफ़ है, बोल देता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वर्कर का और आवाम का सच जानने का हक़ है, और हर चीज़ पे हम अल्फाज का पर्दा डाल देते हैं। होता ऐसा नहीं है जिस तरह जो है बताया जाता है। आपकी बातों से मुझे लग रहा है जैसे शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, वो जो हमें बताया गया था कि जनाब वो मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, इन वजूहात से की वजह से नहीं उनसे ओहदा लिया गया, वजूहात कुछ और हैं। मैं दुरुस्त समझाऊं?
मेरी राय ये है कि जो अली अमीन खान के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है वही लोग लगे हैं जो मेरे ख़िलाफ़ लगे हैं। अच्छा। और वही लोग उनको भी अब ट्रोल कर रहे हैं मीडिया पे, वही अपने लोग। पीटीआई का ऑफिशियल सोशल मीडिया, ऑफिशियल, मैं वॉलंटियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पीटीआई वॉलंटियर्स जो ऑफिशियल्स हैं, जो पैसे लेते हैं और कमाते हैं, वही लोग अब अली अमीन खान को ट्रोल कर रहे हैं और चंद और लीडर्स भी उनके निशाने पे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं देख रहा हूँ कि ये एक जंग है और उस जंग में जो भी रेजिस्टेंस डालेगा उसका हशर होगा उसी तरह जिस तरह मेरा हुआ है। नहीं तो शेर मरवत साहब, इसमें तो फिर वो जबरान इलियास आता है जो पाकिस्तान से बाहर है, शहबाज गिल साहब हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप इनकी तरफ बात कर रहे हैं क्या? मेरा ख्याल है इनके अलावा और भी लोग हैं इन समेत। शहबाज गिल साहब जो हैं वो तो मेरे ख्याल में कुल के पीटीआई की केपी की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है विलाग कर चुके हैं। अच्छा। और अगर आप हमारी ट्विटर पे ऑफिशियल मीडिया देख लेना, वो किसकी कैंपेन चला रहा है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो तो जो मौजूदा लीडरशिप है उसी की कैंपेन चला रहे हैं या नहीं, या वो किसी और के कंट्रोल में है? नहीं, मौजूदा लीडरशिप जो है वो लीडरशिप तो सिर्फ दिखावे की लीडरशिप है। अच्छा। फैसले लीडरशिप से कब पूछ के लिए किए गए? अच्छा। कोई एक फैसला आप कोई बता दें कि मौजूदा क़यादत को जो है थोड़ी भी जिम्मेदारी दी गई हो। चपड़ासी से लेकर चपड़ासी की तकर्री दफातर में लोगों को जिम्मेदारियां देना, वजीर बनाना, सेनेट सीटें फिल करना, जनरल इलेक्शन में टिकट देना, ये तो देखिए मैं हर मौके पे हर चीज़ का गवाह रहा हूँ। मामलात जो हैं वो चंद लोग चला रहे हैं जो खान के करीबी हैं और जो इलेक्टेड नहीं है। अच्छा। तो लेकिन आपने, मैं एक और चीज़ भी देख रहा था, आज आपने एक और इंटरव्यू भी दिया और आपने उसमें भी बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात कर दी मेरे ख्याल में। आपने कहा जी नवाज शरीफ साहब को निकालना डेफिनेटली गलत था, यानी उन्हें जो आपने उनका नारा मारा था मुझे क्यों निकाला, आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब को गलत निकाला गया? मैंने ये कहा और मैं दोबारा, मंसूर साहब, नवाज शरीफ को बाजवा की माँ पे ये आप सबको, हम सबको इल्म है ना, तो लिहाजा पीटीआई क्या होने की वजह से मैं उस पर जो है पर्दापोशी करूं या ये कहूं कि जी मैंने तो कभी, मुझसे ये सवाल पहले भी अगर हुआ है तो मैंने यही मौक़िफ़ दिया है, नवाज शरीफ को बाजवा ने निकलवाया साकिब निसार से मिली भगत करके। जिस चीज़ पे निकाला गया कि बेटे से जो है उसने जो तनख्वाह है वो न लेने पे, अब सवाल ये है कि उसको निकालने के लिए और काफ़ी वजूहत हो सकती थी ना। ये जो लंदन के अपार्टमेंट्स हैं या पनामा ऑफशोर कंपनीज थी या उदेबिया मिल था या और वो जायज़ क्रेडिबल इल्ज़ामात थे, उनको छोड़ के आपने उस चीज़ पे इनको निकलवा दिया जिसकी तुकी नहीं बनती है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ ना, अगर हम ये कहें कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की इमाम पे काजी फाइज ईसा के जी जो जुडिशरी थी उसने खान को यक के बाद दीगर सजाएं दिलवाई और ये हकीकत भी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और हम कोस रहे हैं। तो फिर हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए ना कि जब 2017 में ये फैसला हुआ तो ये फैसला जो है उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के साथ मिलकर ये किया। लेकिन मरवत साहब, फैसला था। मरवत साहब ये आपकी राय है, आपके लीडर की राय नहीं है। इमरान खान साहब समझते हैं कि उन्हें बिल्कुल सही तरीके से निकाला गया, कानूनी तौर पे तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, ऐसी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू में और आपके लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू में इख्तिलाफ है। नहीं, लेकिन ये तो एक इंटरप्रिटेशन है ना एक फैसले की जी। अब मैं कोई मतलब ऐसा अंधा पैरोकार तो नहीं हूँ या मैं वो कवाल के पीछे हम नवा तो नहीं हूँ कि हर चीज़ पे तालियां बजाऊंगा। मैं एक कानूनदान हूँ, अगर कोई सही फैसला होगा तो सही कहूँगा, कोई गलत फैसला होगा। और बहुत सारे उसके हक में जो फैसले हुए, जिस अंदाज में उसको बरी कराया गया, जिस अंदाज में उनके केसेस ख़त्म किए गए, ये बड़ी ज्यादती है।
ये गलत हुआ। तो मरवत साहब अगर वो गलत हुआ तो ये भी गलत हुआ है ना। इससे भी आगे चलते हैं ना फिर, अगर हम तारीख को दुरुस्त कर रहे हैं तो फिर इससे भी आगे चलते हैं। आप ये बात भी मानेंगे कि 2018 में इमरान खान साहब को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नहीं, या जनरल बाजवा की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने पूरी तरह सपोर्ट किया इलेक्शन के अंदर भी और बाद में हुकूमत बनाने में भी, ये भी मानेंगे आप? देखिए, आप को मेरी पोजीशन का पता है, आप मुझसे क्यों वो चीज़ें उगलवाना चाहते हैं कि जिन चीज़ों को जवाब बना के खान के कान मजीद मेरे खिलाफ जो हैं भर दिए जाएं। आपको इल्म है पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट ने हर इलेक्शन में एक किरदार अदा किया है, सिवाय 70 के इलेक्शन के। तो मैं आपकी बात से यही माने निकाल रहा हूं कि 2018 में भी इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब की सपोर्ट की थी। आप मजीद बात नहीं करना चाहते, ना करें, सिर्फ हाँ या ना में कर दें, मैं आगे चल पड़ता हूं। नहीं, खान साहब को अवाम ने मैंडेट दिया था 2018 के इलेक्शन में हुकूमत करने का, ठीक है, इसमें भी शक नहीं है। ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट ने भी मदद की थी। आप आगे चलें। चले आगे आगे चल पड़ते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये बताइए कि हमने यहाँ पे देखा कि आपने मौजूदा लीडरशिप के ऊपर करप्शन तक के इल्जाम लगा दिए। आपने कहा इनका ऑडिट होना चाहिए, ये पैसा सारा किधर जा रहा है? आपके पास कोई सबूत है कि ये पैसे गलत जगह गए हैं, या आपने बिला वजह ये इल्जाम लगा दिया? नहीं, इसकी ज़रा मैं तस्दीक कर दूं, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि इन्होंने पैसे खाए हैं अच्छा, या पैसे गलत इस्तेमाल हुए हैं। आपको मेरा कोई ऐसा बयान नज़र नहीं आएगा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो लोग पार्टी में फंड देते हैं, वकला के लिए फ़ंड दिए, पार्टी के लिए फ़ंड दिए, डिजिटल मीडिया जो हैं खुद पैसे जो हैं खान के अकाउंट से कमा रहा है, तो इनका ये हक ज़रूर बनता है। वैसे इलेक्शन लॉज में प्रोवाइडेड है कि ऐसे तमाम फंड्स का ऑडिट हो। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहा है। ऑडिट से ये मतलब नहीं कि जी कोई ये खुर्द बर्दुई है। अच्छा, ठीक है, ऑडिट हो ताकि लोगों का जो है, देखें, खान की शनाख्त ही ईमानदारी की है, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है। तो लिहाजा हमें ऑडिट रेगुलरली, और भी बहुत सारे अवामिल हैं जिन्हें हमें तस्दीक करनी होगी। और ये भी एक, आप मेरा ख्याल में आप राय देना, किसी भी पार्टी में इस तरह के अगर फंड आते हैं तो उनका ऑडिट नहीं होना चाहिए। सबका होना चाहिए, बिल्कुल सबका ऑडिट होना चाहिए। बल्कि एक एक पाई का हिसाब जो है वो लोगों का राइट है, अगर वो एक पार्टी पे यकीन रखते हैं तो उनका राइट है। लेकिन मुझे बड़ी अजीब बात यह लगी कि आप और फवाद चौधरी, जो माजी में एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, दोनों एक किस्म की नाराजगियों का इजहार कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं, वो भी पैसों का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि रऊफ हसन साहब जो हैं वो 5 करोड़ रुपए अब तक तनख्वाह ले चुके हैं। आप तो पार्टी में रहे हैं, क्या रऊफ हसन साहब को तनख्वाह दी जाती थी? जी, ये बात दुरुस्त है। ये बात नहीं तो वो सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे उनको तनख्वाह मिलती रही है। जी हाँ, तनख्वाह ली है ना उसने, उन्होंने रेगुलर तनख्वाह कोई 8 लाख, इसके अलावा और बहुत सारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के तौर पे। बहरहाल वो तनख्वाहदार थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मरवत साहब, आपने एतराज़ नहीं किया? इस तरह तो कभी भी नहीं होता सियासी जमातों में कि एक तनख्वाहदार सेक्रेटरी इत्तलात रखा जाए। खान साहब मेरा ख्याल है उसकी हेल्प करना चाहते थे उनके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। लेकिन बहरहाल रऊफ हसन साहब माजी में मुझसे वैसे ही वो खारकाए बैठे हैं। मजीद अगर आप उनके हवाले से सवाल करेंगे वो फिर समझेंगे कि शायद मैं कोई पुरानी। चले, मैं आगे चल पड़ता हूँ। क्या उसके अलावा भी किसी को तनख्वाह दी जाती है पार्टी के अंदर? मैं आपको मंसूर साहब एक गुजारिश करूं, बताइए। अगर ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं बड़े मुश्किल सवाल हैं, मैं उनके जवाब देने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूं कि मेरा हर जवाब जो है वो पार्टी के वर्कर्स के लिए तकलीफ का बायस बनेगा। जी ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है जो मेरे सामने आया हुआ है। बाकी मेरा ये तहैया है कि मैंने पार्टी के किसी दूसरे लीडर के हवाले से कोई इल्ज़ाम न लगाना है, न कोई बात करनी है। अलबत्ता सलमान अकबर राजा साहब खुल के आए हुए हैं, तो लिहाजा इसमें कोई मेरे लिए जो है मज़ायका नहीं है कि मैं उनके हवाले से खुल के बात करूं। मैं आपके लिए एक आसानी पैदा कर देता हूं, अगर आप किसी मेरे सवाल का जवाब ना देना चाहें आप नो कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, मैं आगे चल पड़ूंगा। मैं आपको किसी मुश्किल स्पॉट में नहीं डालना चाहता। मैं अगला सवाल कर लेता हूं। ये बताइए कि इस वक्त पार्टी के अंदर अलीमा खान साहिबा या बुशरा बीबी,
इन लोगों की भी आपस में मतलब इनपुट आ रही है पार्टी को चलाने के मामलात के हवाले से? मैं इस सवाल का जवाब भी नहीं देना पसंद करूंगा। देखिए, खान के रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, और उनके अहले खाना के और उनके बहनें होने की वजह से मैंने हमेशा उनका एहतराम किया है। ठीक ठीक, इस हद तक मैं बयान दे सकता हूँ। चलें, मैं मजीद और आगे चले जाता हूँ। मैंने आपसे कहा आप नो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आगे चलता रहूंगा, कोई मसला नहीं। अगला सवाल, ये डोनाल्ड ट्रंप का अभी इलेक्शन हुआ अमेरिका के अंदर, क्या पार्टी के अंदर ये तासुर मौजूद था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है वो पार्टी के लिए या इमरान खान साहब के लिए कुछ करेगा या कोई ट्वीट करेगा? ट्रंप के इलेक्शन में मैं समझता हूँ पीटीआई की हमदर्दियाँ ट्रंप के साथ थी, क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो तो आर्किटेक्ट थी हमारे डाउनफॉल की, हमारे साथ होने वाले ज़ुल्म जबर की। ठीक है, साइफर उसी की कड़ी थी। और जो ज़ुल्म जबर पीटीआई के साथ जितने वसी पैमाने पे हुआ वो सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का फैसला नहीं हो सकता था। ठीक है, ये कई इस्टेब्लिशमेंटों ने मिल के ये फैसला किया, इसके पीछे इंटरनेशनल रीजंस हैं। ठीक, लेकिन एक बात ये तासुर पाया जाता था कि ट्रम्प जो है शायद उसका इलेक्शन जो है वो अगर इलेक्ट होता है तो हमारे लिए कम से कम ये, और आज भी मैं बिलीव करता हूँ कि ट्रम्प के आने का एक फ़ायदा ज़रूर होगा या हुआ है, वो ये है कि जो हुकूमती ईमा पे अमेरिका की तरफ से जो ईमा या शे मिली हुई थी ज़ुल्म जबर के तसलसल का, वो जारी नहीं रहेगा। इस पे मैं बिल्कुल क्लियर हूँ और इसके जो है नताइज जल्दी सामने आएंगे। लेकिन शेरज़ाद मरवत साहब, अगर इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की मदाखलत की बुनियाद के ऊपर अगर चीज़ें तब्दील हों तो उसे अमरीकी मदाखलत नहीं कहा जाएगा क्या? नहीं, मैंने ये कहा ना कि अमरीकी मुदाखलत तो ज़ुल्म जबर करवाने की थी। ठीक, अगर वो मुदाखलत उधर ही से रुक जाए तो लिहाजा उनको देखें, ये जो नई हुकूमत बनी है उनकी पॉलिसियाँ कंप्लीट एंटाइथीसिस हैं बाइडेन इंतज़ामिया की। मुदाखलत तो वो थी कि आप वहाँ से बैठ के यहाँ के मामलात जो हैं वो अपने अंदाज में रेगुलेट करें। अगर वो मुदाखलत रुक जाती है तो ये मुदाखलत तस्वुर नहीं होगी कि ये हमारे मामलात में मुदाखलत है। ठीक, ये बताइए कि अभी तक ये जो भी एहतजाज मुजाहरे हमने देखे, 8 फरवरी को भी आप भी उस जलसे में शरीक थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि जी हमने तो इनको बुलाया ही नहीं था, बिन बुलाए मेहमान थे, तो आप क्यों गए फिर अगर आपको उन्होंने बुलाया नहीं था? ये बयान किसने दिया है? ये सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से भी आया है, तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों की तरफ से भी आया कि जी इनको तो नहीं बुलाया गया था। तो सलमान अकरम राजा साहब को किसी ने ख़त लिख कर बुलाया था। खान ने तो ये कहा था ना कि आप 8 फरवरी को मुल्क भर में जलसे करें। आलिया हमजा ने लाहौर में रैली निकाल दी। ये पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल बना बैठा है तो ये लाहौर में वहाँ पे क्यों नहीं निकाल रहा था? आके सवाबी और केपी के जलसों में बैठ जाता है। कोई 26 नवंबर को ये कहाँ थे हजरत, 25 नवंबर को कहाँ थे, 24 नवंबर को कहाँ थे, कोई इधर वजाहत देना। तो लिहाजा मुझे बिन बुलाया, मैं सवाबी केपी का तो मैं सकूनती हूँ और पीटीआई मेरे रगों में रची बसी है। ये हजरत मुझे ये न बताएं। पीटीआई का आइंदा भी जलसा होगा तो आप देखेंगे कि मैं इंशाल्लाह पूरी आब ताब के साथ बरा जमान हूँगा। ठीक, अब ये आपने चूंकि पंजाब का जिक्र किया, पंजाब से क्यों नहीं लोग निकल रहे आपके ख्याल में शेरज़ाद मरवत साहब? वहाँ पे क्या पार्टी को मोबिलाइज नहीं कर सके, लीडरशिप कमज़ोर है, क्या वजह है आपके ख्याल में? कोशिश नहीं की जा रही है ना। खान तो पंजाब को उठता देखना चाहता है। अब जिन्होंने कोशिश करनी है वो सवाबी के जलसे में आ जाते हैं। पंजाब में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पंजाब के लिए? लाहौर में कोई रैलीज, कोई जलसे, वो खातून बेहतर हैं, वो गई, उसने रैली निकाली। लिहाजा जब इस तरह की क़ियादत मरकज़ी सतह पे आएगी और कोई वजाहत ही नहीं दे सकती है, 26 नवंबर को और 25 नवंबर को ये लोग किधर थे? 24 नवंबर को, ठीक, यानी कोई रीज़न, कोई वजह नहीं है। सीटों पर बैठे हुए हैं, फैसले करवा रहे हैं, फलां को निकाल दिया, उसको निकाल रहे हैं जिसने पूरा पाकिस्तान निकाला है, और उसको निकाल रहे हैं जिसने 9 मई के बाद कौम के खौफ और डर को दूर किया है, उसको निकाल रहे हैं जिसने हर हल्के में जाके पीटीआई की कैंपेन की। पीटीआई जो है 9 मई के बाद हमारे पास कोई कंटेंट ही ना होता, कोई बयानिया ही नहीं होता अगर हम ये कन्वेंशन जलसे और जुलूस न करते। और इसकी कीमत हमने चुकाई है।
हमने तकालीफ सही है, हम गिरफ्तार हुए, मेरे ऊपर 57 FIR हैं। जो ज़ुल्म सितम जिस तरह इन्होंने और के साथ किया, हमारे ऊपर कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कई सवालों के जवाब, उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, मैं इनके जवाब नहीं देना चाहता, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को तकलीफ होगी। बहरहाल एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वो क्या राय रखते हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। फवाद चौधरी साहब की जानिब से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए और थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये तस्दीक की इस बात की कि रऊफ हसन साहब बतौर सेक्रेटरी इत्तलात पार्टी से तनख्वाह लेते रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल, कुछ रहनुमा नाराज, कुछ को पार्टी से निकाला गया, इसी पे ज़रा मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ी इस वक्त सीरियस कंडीशंस हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आपके पार्टी के एक रहनुमा के ऊपर हमलावर हुए, उन्हें थप्पड़ रिसीव किया, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालना पड़ गया। अब ये खबरें आ रही हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को खान साहब ने मुलाकात के लिए बुला लिया। पहले ज़रा इसको वेरीफाई कर दीजिए कि वाकई खान साहब ने उन्हें बुला लिया है मुलाकात के लिए। मंसूर साहब, मेरे पास इसकी कोई इतला नहीं है, अभी तक कोई इतला नहीं है। बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि खान साहब के चूंकि मुकदमात जो है उनको एडजर्न कर दिया गया है 26-27 फरवरी तक, तो शायद उनको दोबारा इनकम्युनिकाडो रखा जाएगा। अच्छा, लेकिन बड़े सीरियस इल्जाम अब इस मरतबा फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी आए हैं आपकी पार्टी को लेके। उन्होंने एक्चुअली आपकी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसे नाम दिया है मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी। तो ये तो बहुत सीरियस, ये तो करप्शन के एलिगेशंस हैं जो आप वो लगा रहे हैं। यार, एलिगेशन लगाने को से तो किसी को नहीं रोक सकता ना। ये पहला वक्त तो नहीं है कि इन्होंने किसी के ऊपर फिजिकल अटैक किया है। आपको याद है जब ये मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी इन्होंने 3-4 लोगों को अटैक किया था, मारा था। उस वक्त ही इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे फैसले नहीं किए गए और अब भी इन्होंने ये किया है। और ये चूंकि उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है पॉलिटिकल कमेटी ने इशू किया है इनके खिलाफ रात को, इनके बारे में, जो इसके ऊपर ये उनसे हजम नहीं हो पा रहा और ये मतलब इंतहाई बेहुदा किस्म के इल्जाम जो है वो लगा रहे हैं। मैं इसके बारे में क्या कहना चाहूँ, क्या चाहेंगे आप मुझे कि मैं क्या कहूँ? आई थिंक मेरा रऊफ साहब एक्चुअली मैं शायद इसको इतनी इंपॉर्टेंस ना देता, लेकिन मुझे इसलिए देनी पड़ रही है बिकॉज ये एक ऐसी शख्सियत है जिसे इमरान खान साहब रेगुलरली मिल रहे हैं, उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं, उन्हें वो स्पेस दे रहे हैं। वरना वैसे फवाद चौधरी साहब से अगर वो ना मिलना चाहें तो खान साहब उसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। देखिए, खान साहब ने इन्हें कभी नहीं बुलाया मिलने के लिए, आज तक नहीं बुलाया। अब वो जो अदालत लगती है तो उसमें 40, 50, 60, 70 लोग बैठे होते हैं और ये इनकी, मुझे पता है इनका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो पहले भी हम जानते हैं इसको, ये उसको एक्सप्लॉइट करते हैं उस सिचुएशन को और खान साहब के करीब जाके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। खान साहब का जो रवैया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बाकी लोगों से भी आप बात करें, लेकिन ये उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर बाहर आके कहते हैं जी कि खान साहब को मैंने ये कहा या उन्होंने मुझे ये कहा। ये सब हकायक पर मबनी चीजें नहीं हैं, ये गलतान है, बिल्कुल गलत बातें ये करते हैं। लेकिन उनकी बेगम साहिबा जो हैं आपके जलसे में शिरकत करती हैं, उनके भाई आपके जो पार्टी के बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके केसेस को प्रसू कर रहे हैं। तो सर ये इस फैमिली को इतना स्पेस दे रहे हैं खान साहब, तो ये सब कुछ हो रहा है ना। किसी के जलसे में आने के ऊपर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर कोई भी है, और एक बंदा आया था जिसने अमेरिका का झंडा भी वहां लहरा दिया था, सर क्या करेंगे आप? लेकिन वो पार्टी की पॉलिसी तो नहीं है ना। क्या हमने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म से कभी उनको वेलकम किया है? नहीं। अगर कोई आना चाहे जाके वहां तो पहुंच जाए, क्या करें हम? उसको उठा के बाहर फेंक दें? चले मैं अगर फवाद चौधरी साहब के इन इल्जामात को एक तो मैं साइड पे भी कर दूं, कुछ ऐसे इल्जाम शेर अफजल मरवत साहब भी लगा रहे हैं कि यहाँ पे वकला के ग्रुप हैं और वो सिर्फ अपने पैसे बनाने की खातिर जो है इन केसेस को तूल दे रहे हैं, सही तरीके से खान साहब के लिए कोई काम नहीं कर रहा। मंसूर साहब, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता हूं। शेर अफजल मरवत साहब वो जो एरेंट बॉय है ना, वो एक पीरियड किस्म का एरेंट बॉय रहे हैं। उनको बसा औकात हम लोगों ने शो कॉज किया, उनको बताया खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कि वो इन बातों से बाज आ जाएं, वो नहीं बाज आए। वो एक एजेंडा के ऊपर चल रहे थे और वो आज भी उसी एजेंडा के ऊपर चल रहे हैं, जो कि पार्टी के अंदर डिसयूनिटी एंड डिसअफेक्शन क्रिएट करने का एजेंडा है। फवाद चौधरी साहब भी उसी एजेंडा के तहत लॉन्च हुए हैं। आपको पता है कि इन्होंने जब पार्टी छोड़ भी दी थी, हमने 23 जून 2000
2023 को इनको पार्टी से फॉर्मली निकाल भी दिया हुआ है। उसके बाद ये गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब के पास, इसमें उन्होंने कहा था जी कि हम पार्टी को लेके चलेंगे माइनस इमरान खान, वो भी एक हकीकत है जो सबके सामने है। उसके अलावा फिर इन्होंने जो कुछ किया, लोगों से मिले, जो स्टेटमेंट्स दी, वो भी सबके सामने है। अब ये पार्टी में वापस आने के लिए डेस्परेट है, बिकॉज कहीं इनकी दाल नहीं गल रही और वो फील करते हैं कि चूंकि खान साहब जेल में हैं, इसलिए एक ऐसा मौका है कि वो उनको बनवा सकते हैं, एक्सप्लॉइट करके बनवा सकते हैं। वो नहीं हो रहा, पार्टी के अंदर इनकी कबूलियत नहीं है। और कल की जो स्टेटमेंट है वो पार्टी के जो असल जज्बात हैं पार्टी के लोगों के, उसकी कमाजी करती है। आप उसको पढ़ के देख लीजिए तो ये अनफॉर्चुनेटली इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हैं कि बिल्कुल हकीकत का दामन छोड़ चुके हुए हैं। आपने फरमाया हकीकत का दामन छोड़ चुके हैं, लेकिन आई वांट यू टू क्लियर वन थिंग ऑल्सो। जो फवाद चौधरी साहब ने आपका नाम लेके आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि जनाब अब तक 5 करोड़ रुपया ये तनख्वाह की मद में ले चुके हैं, ये गलत है या सही है? मैं एक पाई का रवादार नहीं हूं भाई। 5 करोड़ रुपया पार्टी के पास है कहां जब किसी को देगा? 5 लाख नहीं है पार्टी के पास इस वक्त। तनख्वाहों का प्रॉब्लम लोगों का बना हुआ है। कहां से पैसे आए हैं जो ये ख्वाब देख रहे हैं? तो ये तो बड़ा सीरियस एलिगेशन है, इसके ऊपर तो फिर आप कानूनी कार्रवाई का भी हक रखते हैं मेरे ख्याल में। मैं कानूनी कार्रवाई क्या करूंगा इस मुल्क में? और जो कानूनी कार्रवाइयां हो रही है उनका क्या नतीजा निकल रहा है? मंसूर साहब आपके सामने है, खान साहब के साथ जो हो रहा है क्या वो कानूनी है? चले मतलब ये इतना लघु किस्म की एक 5 करोड़ की इतनी लघु किस्म का इल्जाम है कि इंसान इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहिए किसी चीज के बारे में। ठीक है। इस सारे मामले के अंदर एक और चीज अभी आपने फरमाया कि जी इन दोनों को इंस्टॉल किया गया या लॉन्च किया गया या इनका एजेंडा ये एक ही है। सर किसने लॉन्च किया है इन्हें? सर जहां से लॉन्च होते हैं जी हुकूमत ने लॉन्च किया होगा। जो बाकी लोग बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये बनते हैं, वो करते हैं पार्टी में। 3 साल से मंसूर साहब देखिए, एक थोड़ी सी एक रैशनल गुफ्तगू कर लेते हैं। 3 साल से पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं क्या क्या फस्तायत का मुजाहरा नहीं किया गया पार्टी के लोगों। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों को संगीनों पे साए तले पार्टी से लॉयल्टी चेंज करने की करवाई गई। उसके अलावा कितने घर उजाड़े गए, कितने बिजनेसेस तबाह किए गए। बस सब कुछ पूरी दास्तान एक लंबी है। उसके बावजूद पार्टी कायम है। अब ये नया जो एजेंडा है वो है पार्टी के अंदर डिसयूनिटी क्रिएट करना, डिसअफेक्शन क्रिएट करना, ताकि पार्टी अंदर से इम्प्लोड करे। ये इसमें भी नाकाम हो जाएंगे। ये नहीं होगा। पार्टी और ज्यादा यूनाइटेड होगी और ज्यादा इकट्ठी होगी। एक और खबर आपकी पार्टी को लेके आई, हमने पिछले 48 घंटे में देखा कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम जब पास हो रही थी उसमें आपके पीटीआई के जो लोग गायब हो गए थे या आप लोगों से राब्ते में नहीं थे, उनको भी अब पार्टी से निकालने का खान साहब ने हुक्म दे दिया है। आप जरा इस पे खबर को वेरीफाई कर देंगे प्लीज? जी, उस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है मंसूर साहब। 3 बंदों की इंक्वायरी कमेटी है। असद कैसर साहब उसको हेड कर रहे हैं, वो उसको इंक्वायर कर रहे हैं। आज मेरा ख्याल है उसकी एक मीटिंग भी हो रही है आज ही। अच्छा। और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्टी को पेश करेगी। वो रिपोर्ट जो है वो खान साहब के पास जाएगी। उसके बेसिस के ऊपर जो खान साहब फैसला करेंगे पार्टी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो फिर ये कहा जा सकता है कि अभी तक खान साहब ने इस बारे में कुछ फैसला नहीं किया है? नहीं जी, अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस खान साहब की तरफ से हमें मौसूल नहीं हुई हैं। क्योंकि ये खबर ये भी चली कि जनाब सबको फारिग करने का ऑर्डर आ गया है सवाए जैन कुरैशी के। ये खबर गलत है। देखो, किसी को निकालने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये इंक्वायरी कमेटी जो है इसी पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ये जब अब इंक्वायर करके हकायक से आगाह करेगी, अपनी रिकमेंडेशंस देगी, वो खान साहब के पास जाएंगी। उसके बाद उनकी सवाबदीद है कि वो क्या फैसला करते हैं। तो रऊफ साहब फिर ये अनफेयर नहीं है? शेर अफजल मरवत साहब जब ये नारा मारते हैं कि मुझे क्यों निकाला, वो ये कहते हैं कि जनाब मेरे बारे में तो जल्दी जल्दी सारे फैसले कर दिए गए। 26वीं आईनी तरमीम वाले दिन जो लोग गायब थे वो मामले अभी तक चल रहे हैं, कई महीने हो गए हैं, उनके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मंसूर साहब, हकीकत यह है कि शेर अफजल मरवत साहब का मामला सबसे ज्यादा लंबा लटका है। इनकी जो इनको पब्लिक डोमेन में जाके पार्टी के बारे में स्टेटमेंट्स देना, खान साहब के बारे में स्टेटमेंट्स देना, पार्टी की लीडरशिप के बारे में स्टेटमेंट देना, ये साल, सवा साल, 1.5 साल पुराना मामला है और इनको कई शो कॉज नोटिस मिल चुके हुए हैं। इनको पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी से निकाला जा चुका हुआ है। ये तकरीबन 2, 4, 5, 6 दिन की बात नहीं है। ये महीनों पर मुहित जो है, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट जो
जो है ना वो कंसिस्टेंटली वही रहा है जो कि ये कर रहे हैं। वो भी पार्टी में डिसयूनिटी एंड डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि उनके बारे में हमने जल्दी फैसला किया। बहुत डिले करके फैसला किया गया है और उस वक्त फैसला किया जबकि कोई ऑप्शन रही नहीं थी, क्योंकि वो इस बुरी तरह पार्टी को अंदर बैठ के डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप रऊफ साहब जो कह रहे हैं कि वो अंदर बैठ के डैमेज कर रहे थे, उनको लाने वाले तो आपके अपने वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब थे। उनको स्टेज तक लेकर आए, उनको माइक भी ऑफर किया, उन्होंने उस दिन 8 फरवरी के जलसे में गुफ्तगू भी की। ये सारा कुछ आपके अपने वजीर आला कर रहे हैं। वजीर आला साहब जो है, अगर एक बंदा पार्टी में आ गया, एक तो उन्होंने इसको डिनाई किया है कि जी उन्होंने उसको वेलकम किया था, लेकिन अगर एक बंदा जो है वो स्टेज के ऊपर आ जाता है और जिस तरीके से आए वो भी आपके सामने है ना, अपने बंदों के साथ वर्चुअली उन्होंने स्टेज के ऊपर अटैक किया। उस वक्त वहां सलमान अकरम राजा साहब तकरीर कर रहे थे, उनसे माइक ले लिया। तो ये तरीका तो नहीं होता ना किसी डिसेंट इंसान का, कि वो इस तरीके से जलसे में शिरकत के लिए आए। सो उसका मकसद जलसे में शिरकत नहीं था, वो जलसे को डिसरप्ट करना था। वही मैंने कहा है ना कि डिसयूनिटी एंड डिसअफेक्शन क्रिएट करते हैं, डिसरप्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। और ये मामला बहुत देर से चल रहा था। मेरा ख्याल है कि आपके पास भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि कितने शो कॉज नोटिस इनको इशू हो चुके हुए थे, लेकिन फिर जो है वो मामला खत्म कर दिया गया था कि जी चले ठीक है, गुड कॉन्डक्ट के प्रॉमिस के ऊपर उन्होंने बात आगे चली, लेकिन वो एक दिन भी नहीं वो गुड कॉन्डक्ट चलता था, फिर शुरू हो जाते थे। तो रऊफ साहब इस मरतबा लेकिन आप गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि पास रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है आपकी पार्टी का, लेकिन आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि शरीफ मरवत साहब की दोबारा वापसी इस मरतबा नहीं होगी? देखिए, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये तो प्रेरोगेटिव खान साहब का है, ये खान साहब का है। खान साहब का फैसला करते हैं, या फिर पॉलिटिकल कमेटी में कोई फैसला होता है तो वो खान साहब के पास जाता है उनकी अप्रूवल के लिए। तो ये तो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। मैं जाती तौर के ऊपर तो एक अकेला बंदा तो फैसला नहीं कर सकता। हाँ, मेरा ओपिनियन लिया जाएगा तो मैं बड़ा ब्लंटली और बड़ा फोर्थराइटली अपना ओपिनियन देता हूं। अली अमीन गंडापुर साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला जो है वो काफ़ी हद तक मैं रिजॉल्व कर चुका हूं, बल्कि 90% से ज़्यादा मैं जो है इसमें प्रोग्रेस सक्सेस मुझे मिल चुकी है। वो मामला अभी भी चल रहा है या वो ख़त्म हो गया? देखिए, परसेंटेज सक्सेस की बात तो मैं उस बारे में तो मैं मंसूर साहब बात नहीं कर सकता कि कितनी 1% हुई है या 100% हुई है। लेकिन जुनेद साहब जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं पीटीआई केपी के, उनसे पूछा गया इसी किस्म का सवाल कि आप क्या दें, तो उन्होंने बड़ा मजे का जवाब दिया था, वो मेरे दिल को लगा था। मैं वो रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अगर मैं ये कहूं कि उनसे बातचीत नहीं हो रही तो वो झूठ होगा, और लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही बिकॉज वो जो चाहते हैं वो उसकी कबूलियत नहीं है खान साहब के पास। ये हकीकत हाल है इस वक्त, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट हकीकत हाल है। तो रऊफ साहब बता दीजिए, मसला फंसा किधर हुआ है, रिजॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि उसको रहने ही थे, वो ठीक हो जाएगा, जब ठीक होना होगा हो जाएगा। नहीं, मामला यहाँ वो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जी बनीगाला तक लाने की बात हो गई थी या किसी और रेस्ट हाउस में शिफ्ट करने की बात हो गई थी। ये तो बड़ा पॉजिटिव प्रोग्रेस है अगर यहाँ तक बात पहुंच गई थी तो। मंसूर साहब, बातें तो बहुत होती रही हैं, बहुत से वादे भी किए जाते हैं, बहुत सी ऑफर्स भी की जाती रही हैं, आज भी ऑफर्स मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन खान साहब का एक ही है ना, उनकी कंटेंशन एक ही है जी कि मैं असूल की सियासत को नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी बात है कि मैं कोई रिप्रीव अपने लिए नहीं चाहता। मुझे अदालत जब बेगुनाह डिक्लेयर करेगी तो मैं बाहर निकलूंगा, उससे पहले मैं किसी डील के तहत बाहर नहीं आऊंगा। हमारे लीडर का जब ये फैसला है तो मेरे भाई फिर हम किसी और फैसले को तो नहीं देख सकते ना। तो अब आपकी जमात की जानिब से ये भी कहा गया, फैसल चौधरी साहब बता रहे थे कि रमजान के बाद यानी कि ईद के बाद, छोटी ईद के बाद ही जो है अब कोई तहरीक शुरू करने जा रही है पार्टी। इज दैट करेक्ट? जी, खान साहब ने कहा है जी, अनाउंस किया है, और उन्होंने कहा है कि रमजान मुबारक और ईद के बाद हम ये एक अवामी तहरीक शुरू करेंगे पूरे मुल्क में। और उसने ये कहा गया, उन्होंने कहा है कि ये लार्जर प्लेटफॉर्म जो कि हम इस वक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो प्रोग्रेस इस हद तक तो जरूर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई हैं एक वन आइटम एजेंडा के ऊपर के मुल्क में आइन की बहाली होनी चाहिए। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला इससे आगे बढ़े, और जब ये एहतजाजी तहरीक हो तो उसमें भी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस वक्त इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, वो उस एहतजाजी तहरीक में भी शामिल हों। कोशिश हम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसा पॉसिबल होगा जी जब ये एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। दो सीनियर सियासतदानों की राय आपने जानी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल और क्या हुकूमत को जो टफ टाइम मिलना था उसके लिए अब चैन ही चैन है, इस पर मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शामी साहब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, और लोगों को भी पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। ये रीबर्थ हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या ये किसी डिस्ट्रक्शन के रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो गई है पार्टी? शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, सारी डिसीजन मेकिंग खान साहब ने अपने हाथ में रखी हुई है, और उन्होंने जो पार्टी लीडरशिप जेल से बाहर है उसे कोई इख्तियारात नहीं दिए, उसे खुद मुख्तार नहीं बनाया। नतीजा उसका यह है कि वो खुद फैसले कर रहे हैं, और उनके साथ जो मुलाकातें हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में है। यानी हुकूमत जिसको चाहती है वो उससे मिल सकता है, और जिसको चाहती है वो नहीं मिल सकता। ठीक। तो जब आप एक ग्रुप मिलेगा और आप वसीतर तबादला ख्याल नहीं कर सकेंगे, तो यकरुखी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, उसकी बुनियाद पर आप फैसले कर रहे होंगे और तवाज़ुन बरकरार नहीं रह सकेगा। अब तो इसलिए ये जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, अब एक ग्रुप जो है उसके लोग उनसे मिलते हैं तो दूसरे लोगों के बारे में उकसा देते हैं उनको, और अभी जो शेर अफजल मरवत के खिलाफ कार्रवाई हुई है उस पर तो पार्टी में भी एहतजाज हुआ है, और मुतालबा हो रहा है खान साहब से कि वो नज़रसानी कर लें। तो उनको चाहिए कि इस यानी जब तक आज़ादाना मेल जोल उनका मुमकिन नहीं होता, जो पार्टी से बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको इख्तियार दें कि वो अपने मामलात खुद चलाएं। ये ज़्यादा बेहतर होगा, वगरना ये तो पार्टी का जो रोब है वो कम होता जाएगा, उसका इमेज जो है ख़राब होता जाएगा, और फिर आपस में लोग जो हैं एक दूसरे से खुल्लम खुल्ला बरसरे पैकार हो जाएंगे। शामी साहब, आपने शेर अफजल मरवत साहब का जिक्र किया। फवाद चौधरी साहब का बड़ा पुराना साथ रहा है पीटीआई के साथ, लेकिन उन्होंने भी आज 5-6 मुख्तलिफ ट्वीट्स की और बड़े संगीन इल्जामात पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर लगा दिए हैं। तो यहाँ पे भी सूरत हाल जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैं पीटीआई के अंदर हूँ, और पीटीआई की जो लीडरशिप जेल से बाहर है वो उनको तस्लीम नहीं कर रही, और फिर उसके साथ तो मार पिटाई हो रही है। अब देखिए, शुएब शाहीन साहब के साथ तो उन्होंने जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। तो अब फैसल चौधरी साहब जो हैं वो तो तर्जमान बने हुए हैं इमरान खान साहब के, लेकिन उनके भाई फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कहाँ खड़े हैं ये वादे नहीं हो रहा। अब वो आज वो इल्ज़ाम भी लगा दिया उन्होंने सलमान अकरम राजा पर कि वो पैसे ऐंठ रहे हैं, और फिर कहा फंडिंग जो हो रही है उसका हिसाब दिया जाए, और फिर ये लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि वो इनको ओन करने को तैयार नहीं है। जो सियासी कमेटी है उसने कहा है कि वो शुएब शाहीन के साथ खड़ी है और फवाद चौधरी साहब को पार्टी में घुसने की इजाज़त नहीं दे सकती। तो इसमें भी चाहिए कि इमरान खान साहब को वादे मौक़िफ़ इख्तियार करें, को बताएं लोगों को कि फवाद चौधरी साहब पार्टी के अंदर हैं या नहीं हैं। अगर अंदर हैं तो फिर उनकी सुलह कराएं, और अगर अंदर नहीं हैं तो फिर भी सूरत हाल वाज़े कर दें। तो जो भी एक देखें ना, माहौल तो ख़राब हो रहा है ना, और नुकसान तो इसमें फिर पीटीआई का हो रहा है। फवाद चौधरी साहब और उनके मुखालफिन जो हैं जब एक दूसरे से उलझेंगे तो फिर खान साहब तक बात जाएगी। शामी साहब, थोड़ी सी आपकी गाइडेंस चाहिए होगी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। आज बड़ी सख्त तकरीर की उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर, और खबरें ये आ रही हैं कि शायद मौलाना के साथ अब एक ग्रैंड अलायंस जो बन रहा है उसकी वो सरबराही चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ईद के बाद जो है वो एक बड़ा जो है वो एक जो तहरीक है उसका आगाज़ किया जाए। आप समझते हैं लास्ट टाइम भी जब उन्होंने पीडीएम की सरबराही की थी तो रिजल्ट तो बड़े ज़बरदस्त मिले थे पीडीएम को। मौलाना ने अगर ये सरबराही संभाल ली, हुकूमत के लिए वाकई कोई टफ टाइम हो सकता है? देखिए, मौलाना के पास वर्कर हैं, मजबूत वर्कर्स हैं, और वो पूरे मुल्क से हज़ारों अफराद को इकट्ठा कर सकते हैं। जो लोहे के चने हैं, ना उनको चबाया जा सकता है ना उनको निकला जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि मौलाना जो अपनी फ़ौज है वो कैसे हवाले करेंगे खान साहब के। वो तो ये चाहेंगे कि डिसीजन मेकिंग उनके पास आए, और इस वक्त तो बिला शिरकत गैरे इमरान खान साहब के पास डिसीजन मेकिंग है। वो जब कहते हैं कि चल पड़ो, लोग चल पड़ते हैं,
जब कहते हैं खड़े हो जाओ वो खड़े हो जाते हैं, और जब चाहते हैं मुर्गा बन जाओ तो मुर्गे बन जाते हैं। तो अब जो मौलाना है वो इन शराइत पर तो समझौता नहीं करेंगे ना ताउन करेंगे। मौलाना से अगर आपको कुमक चाहिए तो फिर मौलाना तो चाहेंगे कि ड्राइविंग सीट पर वो बैठें और अपने फैसले करें। अब ये जो बात है ये कोई आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मौलाना के और पीटीआई के जो मुफादात हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और वो अपने अपने हदफ पर उनकी नज़र है और अपनी अपनी जमात जो है। देखिए केपीके के अंदर दोनों बड़ी हरीफ जमातें हैं। इस वक्त जो मुकाबला है वो तो उन्हीं के दरमियान रहा है ना। पीटीआई का सबसे बड़ा जो हरीफ है केपीके में वो खुद मौलाना है। तो बहरहाल ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब ये शरीक उनको करना पड़ेगा फैसले में। अब अगर फैसला साजी में वो शरीक हो जाएंगे तो तब तो वो गाड़ी आगे चलेगी, वरना तो फिर खड़ी रह जाएगी। तो शामी साहब, अगर ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों के हवाले से आपने जो राय दी, तो ये कहा जा सकता है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। आपकी रिसेंटली मरियम नवाज साहबा से भी मुलाकात हुई, बिल्कुल मुतमईन नजर आती है जो जिस तरह सियासी हालात चल रहे हैं। हुकूमत तो ये मुतमईन है कि आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रही है। यानी मईशत जो है उसमें एक इस्तेहकाम आ चुका है। जो ये था कि हम दिवालिया हो जाएंगे, हमारी कश्ती डूब जाएगी, वो सारी बातें तो ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो एक कदम थोड़े से जमे हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, लेकिन ये है कि आइंदा जो है ऐसी सूरत हाल है कि जो काले बादल छट गए हैं और आगे बढ़ने की तदबीर हो रही है। तो हुकूमत तो अगर इसी तरीके से पीटीआई जो है और उसके हलीफ जो हैं वो, और या पीटीआई के अंदर भी और बाहर भी ये तमाशा लगा रहेगा तो हुकूमत चैन की बांसुरी बजाती रहेगी। अभी तो आप देखा नहीं आपने कि ये जो रेमिटेंसेस के मामले में जो अपील की गई थी और पीटीआई के हमारे दोस्त तो ये चाह रहे थे और ये इसका ऐलान भी कर रहे थे कि अब तो अमेरिका से एक डॉलर नहीं आएगा, यूरोप से भी नहीं आएगा, तो लोग पाकिस्तानी सारे अपने डॉलर रोक लेंगे। नतीजा क्या निकला? $1 जो है कम नहीं हुआ बल्कि उनमें इजाफा हो गया। तो अगर बेतदबीरी के साथ अहदाफ तय होंगे तो फिर कमजोरी वाज़ेह होती जाएगी। और ये एक दफ़ा जो सियासी जमातें जो हैं अगर उनमें ज़ौफ़ पैदा हो जाए तो फिर वो ऐसा नहीं है कि कोई उनको ताकत का टीका लगाना कोई आसान नहीं होता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।